ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। नहीं। ये हाथ हमको दे ठाकुर। नमस्ते, वेलकम टू हार्ट बीट एपिसोड। आज इस मूवी को आपने शायद बहुत पहले देखा होगा और बहुत फेमस मूवी है। एंड शोले के बारे में अगर कहा जाता है कि वन ऑफ द लैंडमार्क मूवीज़ कहा जाता है, टर्निंग पॉइंट माना जाता है। और उसमें जो दो एक्टर जो आज की डेट में नहीं है, एक है संजीव कुमार और दूसरा अमजद खान। शायद आपको पता है कि नहीं, ये दोनों आदमी को हार्ट अटैक हुआ और दोनों हार्ट अटैक के कारण ही मरे। जिसमें संजीव कुमार की जो फैमिली है वो हार्ट अटैक के मतलब उनके भाई, उनके छोटे भाई, बड़े भाई, वो दोनों उनसे पहले चले गए। और संजीव कुमार ने भी एक बार कहा था कि हम लोगों की फैमिली में कोई बूढ़ा नहीं होता। तो पूछा गया क्यों? बोला मैं बूढ़े का रोल इसलिए करता हूँ कि मेरी फैमिली में कोई बूढ़ा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो बुढ़ापा देख नहीं पाते, उससे पहले ही वो चले जाते हैं। और ये बात सत्य था। उनके फैमिली मतलब उनके पिताजी, उनके दादा एज वेल एज हिम ऑल हैज़ गॉन हार्ट अटैक से मरे और उनकी सबकी मृत्यु 50 ईयर से पहले ही हुआ। सो इसको कहते हैं जेनेटिक्स के कारण हार्ट अटैक आना। मतलब कुछ ऐसे जीन हैं या आप कह सकते हैं ऐसे डिजीज़ है जो कि हार्ट की खून की नलियों में ब्लॉक लाती हैं एंड ओवर द टाइम ये पेशेंट को हार्ट अटैक होते हैं समय से पहले। जो कहते हैं कि उम्र के अनुसार हार्ट अटैक आना या शुगर बीपी के कारण हार्ट अटैक आना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक जेनेटिक्स के कारण आए। और इसको लेकर बहुत लोगों के अंदर में कन्फ्यूजन रहता है कि कब माना जाए कि जेनेटिक्स के कारण आ रहा है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है कि हम लोगों को जानना होता है कि किस उम्र में इनके पूर्वजों या इनके फैमिली में हार्ट अटैक आ रहा है। और आप देखेंगे कि यूजुअली इन एंड अराउंड, जैसे संजीव कुमार की फैमिली में मोस्ट ऑफ द लोग जो थे अंडर 50। और इसीलिए हम लोग जो क्लासिकल टीचिंग कहा जाता है उसमें बोला जाता है कि मेल अंडर 50, फीमेल अंडर 60। मतलब 50 साल से कम में मेल में हार्ट अटैक आना और 60 साल से कम फीमेल में हार्ट अटैक आना विदाउट एनी अदर रिस्क फैक्टर। मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, बीपी नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग नहीं होना चाहिए या उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह के इश्यूज़ नहीं होना चाहिए। उसमें कहा माना जाता है कि ये जो बीमारी है वो जेनेटिकल है। और उसके लिए हम लोगों के पास जो ट्रीटमेंट रहते हैं वो भी बहुत लिमिटेड रहते हैं। नो डाउट अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में जागरूकता और उसके अनुसार लाइफस्टाइल एंड डाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वो ऐसे कौन से मतलब डिजीज़ है जिसको हम कह सकते हैं कि जेनेटिकली है। सो उसमें जो इम्पॉर्टेंट आता है, जो कि अभी हमने बात किया कि संजीव कुमार की जो फैमिली जो थी जो हार्ट अटैक के कारण थी। दूसरे नंबर में आती है शुगर एंड बीपी, जो बहुत कॉमन है। और इसके बारे में सब लोग कि मेरे फादर को डायबिटीज़ है तो मेरे को भी डायबिटीज़ आएगा। और इसमें जो हम लोग कहते हैं कि शुगर बीपी जो सबसे कॉमन है, और उसके बाद एक होता है कोलेस्ट्रॉल। ये तीनों चीज़ फैमिली में रन करती है। तीनों के तीनों हार्ट अटैक कराने में एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल रहता है। और इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये पॉलीजेनिक होती है, एक जीन से डिफाइंड नहीं होती है। इनमें बहुत सारे जीन्स रहते हैं और सबका परमिटेशन कम्बिनेशन से पेशेंट को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन समय से पहले आता है। बट एक जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि ये जो बीमारी है वो अगर आपके फादर को 50 पर है तो आपको हो सकता है ये 40 साल की उम्र या 45 साल की उम्र में हो जाए। मतलब समय से पहले आता है। इसको कहते हैं जेनेटिकल एंटिसिपेशन। तो जो जीन हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में समय से पहले मैनिफेस्ट करते हैं और मोर सीवियर मैनिफेस्ट करते हैं। मतलब आपके फादर को अगर 50 इयर्स में डायबिटीज़ हुआ है तो आपका चांसेस रहता है कि वो 40 और 45 में भी आ सकता है। और वो बहुत अनकंट्रोल्ड भी हो सकता है, ईजिली कंट्रोल नहीं हो सकता है। सेम थिंग विद द बीपी ऑल्सो। सो अवेयरनेस अबाउट द डिजीज़, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका फैमिली ट्री क्या है, आपको विरासत में क्या मिला है। हम लोग तो संपत्ति के बारे में सब लोग जानना चाहता है, बट विरासत में जीन क्या मिले हैं इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और समय रहते एक्शन लेना चाहिए। एक्शन में क्या कर सकते हैं, मतलब अगर पेशेंट का जेनेटिक्स में ये पता है कि उनके फादर मदर को बीपी है तो मान के चलिए कि आपके चांसेस आने के चांसेस अराउंड 50-50 आएगा और ज़्यादा रिस्क रहता है। और उसके लिए आपका डाइट और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उस पर वर्क नहीं किए तो ये समय से और पहले आएगा, नॉट ओनली ड्यू टू द जेनेटिकल एंटिसिपेशन बाय योर लाइफस्टाइल ऑल्सो। बाकियों को कम आएगा क्योंकि आपके अंदर में वो बीज है या कह सकते हैं सीड्स हैं विच विल ग्रो। सो आप उसको जितना हो सके अपने लाइफस्टाइल में
खान पान, खासकर जो आदमी को हाइपरटेंशन है वो नमक में अपना परहेज करे। नमक परहेज का मतलब ये नहीं था कि आप नमक को हटा दीजिए, उसमें से नमक में कंट्रोल कीजिए। जो कहते हैं ऊपर से जो हम लोग नमक डालते हैं या सॉल्ट रिच प्रोडक्ट होते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेकरी प्रोडक्ट, नमक वाला बिस्किट या नमकीन वाला मीठा वाला बिस्किट, सब में नमक भर भर के रहता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। यू गो एंड सी द क्वांटिटी जो उसमें लिखी रहती है वो कितनी रहती है। वो मीठे में भी वैसी रहती है, नमकीन में भी वैसी रहती है। सो आप जितना बेकरी प्रोडक्ट और रेडी टू ईट फूड को हटाएंगे उतने कम चांसेस रहते हैं कि आप हाइपरटेंशन को अच्छा कंट्रोल भी कर पाते हैं या प्रिवेंट भी कर पाते हैं। दूसरा रहता है कि अगर आपको शुगर आ रहा है या शुगर के रिस्क बने हुए हैं तो वो सारे चीज़ जो प्रोसेस्ड फूड है या कार्बोहाइड्रेट है उसको कम से कम लें। और आप इम्पॉर्टेंट कोई एक हैबिट को लीजिए और उसको अपना लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए। वो बैडमिंटन खेलना हो या रनिंग हो, जॉगिंग हो या स्विमिंग हो, साइकिलिंग, कुछ एक लीजिए। ये इसका एक अपना बेनिफिट होता है। ये प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट ना भी करे तो एटलीस्ट आपको कुछ साल बाई करता है। आपके फादर को अगर 50 में हुआ है तो अगर आप नहीं करते हैं तो आपको 50 से पहले आएगा। हो सकता है आप अगर ऐसा करें तो ये बाद में भी आए या ना भी आए। तो इसका प्रयास हम लोगों को करना पड़ता है। अब कौन सी बीमारियां जो कि जेनेटिक्स के कारण चलती है, तो ये शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल, ये तो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें कहा जाता है कि हार्ट का मसल्स, जिसको कहते हैं कि थिक हो जाता है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, मतलब हार्ट बहुत मोटा हो गया बिना कारण के। बीपी है तो हार्ट मोटा होता है, लेकिन बिना बीपी के हार्ट मोटा होना को हम लोग कहते हैं हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। इसमें सडन डेथ होने के रिस्क बने रहते हैं। इसका इवेल्युएशन होना चाहिए। इसका जेनेटिकल इवेल्युएशन से लेकर कुछ टेस्ट रहते हैं जिसको हम लोग ECG को, दीज आर बेसिक टेस्ट, जिस पर हमको इवेलुएट करके हम लोग पता चल जाता है कि इस मरीज में ये प्रॉब्लम है। और उस पेशेंट को हम लोग वहीं तक नहीं रखते, इसको हम लोगों को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना होता है। उनका फैमिली ट्री को स्टडी करना होता है, उनके बच्चों को और उनके पेरेंट्स और उनके भाई बहनों सबको चेक करना होता है, जो कि मोस्ट ऑफ टाइम इवेल्युएशन में छूटा रहता है। एक आदमी को हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, वो उनका ही ट्रीटमेंट चलता है और बाकी लोगों को नेगलेक्ट कर दिया जाता है या उनको बताया नहीं जाता या उसके बारे में जागरूकता नहीं रखी जाती है। सो 14 साल के बाद ये स्टार्ट होता है और इसका इवेल्युएशन होना चाहिए। इसके अलावा कुछ कंडीशंस रहती हैं जो कि ये सारी चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये सारे रीजंस होते हैं जो आप आज के टाइम में क्वेश्चन करते हैं कि लोगों का सडन डेथ हुआ तो कारण क्या है, या एक्सरसाइज करते समय डेथ हुआ तो उसके कारण, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अगर आप फैमिली ट्री देखेंगे तो कितने में ये पॉजिटिव मिलते हैं, कितने में नेगेटिव होता है, क्योंकि वो उसी जनरेशन में स्टार्ट होता है। सो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी और हम लोग कहते हैं एरिथमियोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया, ये दो कंडीशंस हैं जो कि एक्सरसाइज रिलेटेड या स्पोर्ट रिलेटेड डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका इवेल्युएशन बहुत सिंपल है। आप ECG, ईको कराइए, मोस्ट ऑफ टाइम ये डायग्नोज हो जाते हैं। इसके बाद कुछ रिदम प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके लिए हम लोगों को ECG, हॉल्टर वगैरह करना पड़ता है। बट नो डाउट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट विल सर्टनली हेल्प यू। उसमें कुछ ECG मार्कर्स होते हैं जो कि देखने में नॉर्मल लगते हैं, लेकिन वो लोग देख के इसका एंटिसिपेशन कर लेते हैं और दे कैन डायग्नोज बाय डूइंग सम अदर टेस्ट, जिसमें हॉल्टर भी आता है, लूप रिकॉर्डर्स भी आते हैं, एंड फाइनली देयर आर सम EP स्टडी ऑल्सो, जिसको करके उसको कंफर्म किया जाता है, या ट्रेडमिल टेस्ट करके उसको कंफर्म किया जाता है। सो हम लोग कहते हैं लॉन्ग QT सिंड्रोम या कंडक्शन प्रॉब्लम, सो उसके लिए ट्रीटमेंट अलग रहता है और उसका इवेल्युएशन भी अलग रहता है, जो कि रूटीन टेस्ट में पकड़े नहीं जाते। मतलब आप उनका ECG कीजिए, ईको कीजिए, हो सकता है उसमें पकड़ में ना आए, इवन एंजियोग्राफी कीजिए उसमें पकड़ में ना आए, लेकिन उसका सस्पिशन और उसको ओवर द टाइम डिफरेंट टेस्ट से अगर किया जाए तो पता चलता है कि इनके एरिथमिक प्रॉब्लम्स हैं और जिसका ट्रीटमेंट पूरी तरीके से दवा या डिवाइस ही रहता है। सो जेनेटिक्स हम लोगों को विरासत में मिलती है और जेनेटिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ बीमारियां जब अगर डायग्नोज होती है उसको फैमिली में अपने बाकी लोगों का भी इवेल्युएशन होना चाहिए, उनको भी प्रोटेक्शन में लाना चाहिए, उनका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए और उनके अंदर में भी इस चीज़ की जागरूकता रहनी चाहिए कि हमको क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है। क्योंकि हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, लॉन्ग QT सिंड्रोम, CPVT कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पर ये क्लियरली बोला जाता है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं एक लेवल के बाद, क्योंकि उसमें अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो सडन डेथ होने के रिस्क बने रहते हैं। वो आपको कार्डिक फिटनेस डॉक्टर से लेने के बाद ही कर सकते हैं। सो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे जो डेथ्स होते हैं ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स, उसमें हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, ARVD और लॉन्ग QT और CPVT, ये सब कुछ कंडीशंस हैं जो कि आप टेस्ट कराने के बाद ही पता चलेगा।
और कभी कभी ये पोस्टमार्टम में ही पता चलते हैं। इटली में जो सॉकर में जो डेथ्स हुए मतलब ड्यूरिंग द फुटबॉल, उसमें पाया गया कि ARVD वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है। अब हम लोग की इधर पोस्टमार्टम होता नहीं, इसलिए हम लोगों को पता नहीं चलता है कि कारण क्या था। सो बिना पोस्टमार्टम किए हुए किसी भी चीज़ पर तक हम पहुंच नहीं पाते। लेकिन इस बीमारी की जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये समय रहते अगर ट्रीट किया जाए तो सडन डेथ को प्रिवेंट किया जा सकता है। एंड दैट अबाउट द जेनेटिक्स की हार्ट के अलावा हार्ट में हार्ट अटैक, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी और कुछ एरिथमिक कंडीशंस होते हैं जो कि आपको विरासत में मिलते हैं। अगर किसी फैमिली में किसी को सडन डेथ हुआ है तो ये सारे इवैल्यूएशंस होने चाहिए। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम विथ सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नमस्ते।